नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की। 28 सितंबर सपाक्स की विचारधारा के व्यक्ति एवं संगठन प्रतिवर्ष 30 सितंबर को सपाक्स क्रांति दिवस मनाते हैं। इस बार ये दिवस ब्रिटेन मार्केट दशहरा मैदान भोपाल पर दोपहर 12 बजे से आयोजित है। प्रातः 11 बजे से सुभाष चंद्र बोस चौराहे से पेंशनर सहारा पीड़ितों एवं सपाक्स की एक रैली आयोजित है, जो 12 बजे ब्रिटेन मार्केट दशहरा मैदान पहुंचेगी, जहां पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। सपाक्स पार्टी द्वारा सुश्री आशा मालवीय का विशेष अभिनंदन प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत कर सम्मान किया गया। आज सपाक्स पार्टी द्वारा सुश्री आशा मालवीय का विशेष अभिनंदन प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत कर सम्मान किया गया। पूर्व आईएएस डॉक्टर वीणा घाड़ेकर ने बताया कि सुश्री आशा मालवीय मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक छोटे से ग्राम नाताराम से हैं, जिन उनमें जो उत्साह है वह हिमालय जैसा है। वो एक राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं पर्वतारोही बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं। अपने 1 नवंबर 2022 से संपूर्ण भारत की एकल महिला साइकिल यात्रा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रारंभ कर 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में समाप्त की। आपकी इस यात्रा का उद्देश्य महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण था, जिसे भारत के इतिहास में देशवासियों में जागरूकता का एक नया पृष्ठ जुड़ गया है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला ने कहा कि 30 सितंबर से प्रदेश में उक्त समस्याओं को लेकर एक अभियान चलाया जाएगा। और यहाँ पर जितनी भी नारी सशक्तिकरण यहाँ पर बैठे हैं, सभी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम आशा मालवीय है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के गांव नाटाराम से बिलोंग करती हूँ और मेरी इस यात्रा का उद्देश्य था महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, जिसको लेकर मैंने एकल महिला साइकिल यात्रा 26,500 किलोमीटर की पूरी की। मेरा इस यात्रा के माध्यम से जो पूरे देश में जो मेरा मैसेज था वो ये था कि आज हमारे भारत देश की महिलाएं खुद भारत में होते हुए कहीं ना कहीं ये सोचती हैं हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित नहीं। तो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत देश की महिलाओं को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन इसकी सर्वप्रथम जिम्मेदारी हमारी खुद की होना चाहिए। और आज के युवाओं के लिए भी मेरा एक संदेश था कि आज के युवा एक छोटी सी समस्या को लेकर कहीं ना कहीं ये सोच लेते हमारा तो लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। तो मेरा सभी युवाओं के लिए संदेश था कि हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना है, क्योंकि हमारी हिम्मत से बड़ी कभी भी हमारी समस्याएं नहीं होती। मैंने जब इस यात्रा की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को करने के लिए सोचा, तो सर्वप्रथम मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था कि स्पॉन्सरशिप। मेरा इस यात्रा में कोई स्पॉन्सरशिप नहीं था। मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मुझे एक साइकिल और एक जीपीएस दिया था, जिसके बेसिस पर मैं 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक साइकिल, एक जीपीएस, एक पेड़ और 5,000 रुपये लेके मैं निकल गई थी यहाँ से। एक कपड़े, एक पेन मेरे पास थे। और एमपी से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, ऐसे करते करते आज मैं पूरे देश की यात्रा कंप्लीट कर चुकी हूँ। और पूरे देश में 24 महामहिम राज्यपाल महोदय और 20 माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे देश के कम से कम 1 लाख अदर ऑफिसर्स और 5 लाख बच्चे, 3 लाख महिलाएं और हमारी भारतीय सेना के 20,000 अधिकारियों से मैंने मुलाकात की। और इसी यात्रा के विषय पर जो मेरा उद्देश्य था उसके संबंध में मैंने मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। जब मैं सोचती हूँ कि किसी काम को करने से पहले हम सोच लेते हैं कि हमें इसको करना ही है, तो हम 50% तो उसे तभी अचीव कर लेते हैं। बाकी 50% हमारी उस काम के लिए एफर्ट होती है कि हम उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। मैंने जब ये सोचा कि मुझे अकेली भारत यात्रा करनी है, तो मैं मध्य प्रदेश की वजह से वहाँ बहुत सारे महान अनुभव हैं जिनके पास मैं गई कि मुझे एक साइकिल, एक जीपीएस चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा टास्क यही था कितने लोग जाएंगे, तो मैंने कहा कि मैं अकेली जाना चाहती हूँ, क्योंकि आज हमारे भारत में महिलाएं में कहीं न कहीं राजनीति माहौल गर्म है, चुनाव तैयारी जोरों पे है। सपाक्स कितनी तैयार मानती है अपने आप? देखिए, सपाक्स पार्टी का गठन 2018 में हुआ था। उसके बाद से लगभग हमारे 40,000 मेंबर हो गए हैं। हर जिले में पदाधिकारी हैं और हमारी तैयारी फील्ड लेवल पर प्रारंभ से ही चल रही है। हम भी चुनाव के लिए तैयार हैं। कांग्रेस बीजेपी में खेल चल रहा है लिस्ट जारी करने का, लिस्ट रोकने का, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, भाजपा तो घबराई हुई है, क्योंकि मामा ने जो किसी जमाने में ये कहा जाता था मिस्टर दिग्विजय सिंह बंटा ढार हैं, अब लोग कह रहे हैं शिवराज सिंह भी बंटा ढार हो गए। तो ये वो गए थे प्रदेश का बंटा ढार करके, ये भी बंटा ढार करके जाएंगे। तो निश्चित है कि इसका फायदा यहाँ तीसरे विकल्प को मिलेगा और तीसरे विकल्प के रूप में 2018 से सपाक्स पार्टी उभरी है, हमें इसका लाभ मिलेगा।
बीजेपी कहने कि अब सांसदों को, केंद्रीय मंत्री तक को विधानसभा चुनाव में उतार रही है, इसको किस रूप में लेना है आप? देखिए, भाजपा में आप पिछली बार प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी, उन्होंने राज्य सरकार की किसी भी योजना का जिक्र नहीं किया, किसी भी योजना के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री की पीठ नहीं थपथपाई। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में जितनी योजनाएं जो लुटाने की चल रही है उससे प्रधानमंत्री भी सहमत नहीं है, और ये योजनाएं चुनाव के बाद बंद हो जाने वाली, क्योंकि बजट की सीमा में ऐसी योजनाएं चलाना संभव नहीं है। ये देखते हुए कि प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रदेश में जो कहना चाहिए पूरे सिस्टम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त थे, उसके कारण यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के मुख्यमंत्री सभी की स्थिति खराब है, इसीलिए सांसदों को उतारना। कि ये जो डेली एक नई योजना आ रही है, डेली एक महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, डेली मोदी को नई घोषणा कर रहे हैं, जबकि अभी आपने बताया कि बजट भी नहीं है। तो कैसे देखिए, उसके लिए वोट की चुनावी खेल है या सिर्फ उससे कुछ अमल भी रहेगा? देखिए, प्रजातंत्र के सिस्टम में जो भी स्कीम आपको लाना हो, योजना बनाना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहिए, योजना आयोग में जाना चाहिए, उसके बाद कोई घोषणा करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो ऐसे मानते हैं कि ये सब घोषणाएं उनकी जेब में है, जो मन में आया वो बोल देते हैं, और इस प्रकार की योजनाओं का कोई अर्थ नहीं है। जनता भी जानती है कि ये चुनाव में केवल उनको रिश्वत की पेशकश की जा रही है। यदि आज सेशन जैसे चुनाव आयुक्त होते हैं ना, तो इन सब चीज़ों पे अभी बंदिश हो जाती, परंतु दुर्भाग्य है कि जो अभी के चुनाव आयोग है वो कुछ बोल नहीं रहा है। अभी एक नया चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी में कि गैस के सिलेंडर को लेकर एक होड़ मची हुई है, जहां कांग्रेस 500 दिन तैयार है और दूसरी बीजेपी 450 दिन तैयार है। आपकी पार्टी कितने में दे देगी सर? देखिए, हम फ्री में जनता का पैसा लुटाने की मैं विश्वास नहीं रखते। हम जनता को रोजगार देना चाहता है। यदि आप हमें कहें तो हमारी पार्टी सत्ता में भागीदार हुई, हम पहले वर्ष में 1 लाख महिलाओं को रोजगार देंगे, और पूरे 5 साल में भी गारंटी देते हैं कि हम 2 लाख महिलाओं को रोजगार देंगे, युवा महिलाओं को रोजगार देंगे, युवकों को रोजगार देंगे, स्वरोजगार के लिए तैयार करेंगे। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे 5 साल में 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, 50,000 चिल्ला के कह रहे हैं, वो भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। हम 5 साल के भीतर इस प्रकार से 2 से 3 लाख युवाओं को रोजगार इस प्रदेश में देंगे, और बाकी सब युवाओं को स्वरोजगार के लिए हम तैयार करेंगे कि हर परिवार से एक व्यक्ति कम से कम कमाने वाला होना चाहिए। अभी लोकसभा में एक बिल लाया गया महिला नारी शक्ति के ऊपर, उसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या मतलब वो हो जाएगा या सीओबी है कि कहा जाएगा कि राजनीतिक जुमला है, चुनावी जुमला माना जाएगा? देखिए, जो नारी वंदन बिल जो लाया है, ये महिलाओं के साथ इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि वहाँ 33% उनको रिजर्वेशन मिल गया, इसके लिए तो हम भी खुश हैं, और हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा किया। लेकिन आपने विशेष सत्र क्यों बुलाया? चुनाव में वोट लेने के लिए। अदरवाइज आप यदि 6 साल बाद लागू करना है, आप कह रहे हैं कि परिसीमन के बाद करेंगे, कोई कह रहा है जनगणना के बाद लागू करेंगे। वास्तव में किसी जनगणना या परिसीमन की जरूरत नहीं है। यदि इनकी नीयत साफ है तो आज तत्काल लागू कर सकते हैं। केवल इनको सीटें रिजर्व करने की आवश्यकता है। जो रिजर्व है उनके अगर रिजर्व हो जाएगी, जो सामान्य है उनके अगर ओपन सीटें रिजर्व हो जाएगी। ये इसी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारी मांग है कि लागू किया जाए, अन्यथा ये नारी शक्ति का अपमान मोदी जी ने किया है और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद सर। पार्टी की सब बात महिला करती तो है, लेकिन महिला के लिए काम नहीं करती। इस समय देखिए आप उस पर क्या कहना चाहिए? अभी जो मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाकर संसद का महिला क्या बोले नारी वंदन अधिनियम जो बनाया है, महिला के आरक्षण का, ये बड़ा भद्दा सा मजाक महिलाओं के साथ किया। अगर इनकी मंशा क्लियर है तो जितने भी जैसे 230 यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, तो 33% भाजपा जो है वो महिलाओं को टिकट दे के बताए। प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये नहीं कि जो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी 6 साल बाद उसको आप आज ला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया है पिछली सरकारों पे कि उनकी मन से नहीं लाई, हमारी मन से हम लेके आ गए हैं, क्या भले लागू कभी भी करें लेकिन हम लेके आ गए, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हो। नहीं, ये तो आप सही बता रहे हैं, क्योंकि 3 दशक से महिला आरक्षण बिल के बारे में संसद में विभिन्न प्रकार की चर्चा हुई है, वर्टिकल आरक्षण की, हॉरिजॉन्टल आरक्षण की, और इसी में बिल फंसा रहा। इसका तो श्रेय है कि मोदी जी को कि उन्होंने ये बिल पास किया, परंतु स्वच्छ हाथों से वो महिलाओं के सामने नहीं आए हैं।
अगर स्वच्छ हाथ होते तो कहते अभी तत्काल करो। जो सामान्य सीटें उसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण करो। जो SC की सीटें हैं 33% उसमें आरक्षण करो। जो 33% जो इनकी 10% या 8% या राज्य के मान से जितना प्रतिशत, जैसे मध्य प्रदेश में SC की सीटें हैं 16% और ST की सीटें हैं लगभग 21-22%। तो उनके अनुसार वो आरक्षित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्या है, छोटी सी लॉटरी डालनी है, जैसे हम पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के चुनाव में, जनपद पंचायत के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में करते ही रहे ना, वो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। परंतु वही कहा है कि मंशा क्लियर है क्या, ये मान के नहीं कोई सरकार चल सकती है कि हम अगले इलेक्शन में हम ही आएंगे और हम ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मोदी जी ने घोषणा कर चुके हैं कि अगली बार हम ही आएंगे, हम ही लाएंगे। ये उनका बड़बोलपना भी हो सकता है या उनका जो अनुमान है वो गलत अनुमान भी हो सकता है। इसमें अभी एक नई वो निकल के आ रही है कि OBC की बात भी हो रही है, इसमें OBC शामिल नहीं किया गया, SC/ST की बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं देश में ये जो समाज है ये अभी भी अपने आप को कहीं अपना महसूस करता है। देखिए, ये जो OBC की जो बात शुरू कर दी है, ये एक बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और फलाना ढिमका, ये कितने समाज को कितने खेमों में बांटेंगे। इसको अब खत्म कर देना चाहिए, गरीबों की ओर ध्यान देना चाहिए। जबकि सारी योजनाएं जातिवादी हो गई हैं, सारे थाने जातिवादी हो गए हैं, सारे जजेस के इवन न्यायालय तक जातिवादी बना दिए। अब इसके आगे छात्रावास तक जातिवादी बना दिए। हमको कभी अनुभव नहीं होता कि हम भारत देश के निवासी हैं। हम कब अनुभव करेंगे? हमारी देश की एकता और अखंडता खतरे में है। अब वो जातिवादी जनगणना की बात शुरू हो गई है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस देश का क्या हो सकता है? और बांटो खेमे में और गृह युद्ध होगा, लोग एक दूसरे से टकराएंगे। जो हमारा जो मैत्री भाव है, सामंजस्य भाव है, हमारा भ्रातृत्व भाव है, भाईचारा है, उसको जो इतनी ज़्यादा ठेस पहुंचा रहे हैं, तो ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया और किसी बाहर के विदेशी शासकों ने नहीं किया, जो हम अपने घर में करें। तो क्या मानिए कि भारत की एकता अखंडता खतरे में है? मुझे पता नहीं, जनता करेगी फैसला जो करेगी, पर जो बांट रहे हैं उनको एक न एक बार देश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, समाज को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारी नई पीढ़ी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।